Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. Now in this particular video, we are once again resuming with the ITOL discussion on a daily basis. Today is 19th of October, so we'll be starting with today. Now इस discussion के अंदर we take up two different newspapers. One is The Hindu and second is The Indian Express. Now इन दोनों ही newspaper के अंदर जो भी important articles होंगे उन्हें हम one by one discuss करेंगे and we'll try to understand as to why and how are those articles important from examination point of view. So let's start with today's discussion. देखिए आज का जो है द हिंदू जो है उससे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है दैट टॉक्स अबाउट गवर्नर के कुछ पावर्स के बारे में. नाउ एज यू नो दैट गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर प्लस अदर मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, राइट. मतलब गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं एंड बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ. नाउ साथ ही साथ गवर्नर के कुछ पावर्स होते हैं बट साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, राइट. तो इसी चीज के कारण देयर इज अ टसल गोइंग ऑन इन केरला. केरला के जो गवर्नर है उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड केरला के कुछ मिनिस्टर्स ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसके कारण द रोल ऑफ गवर्नर हैज एक्चुअली कम इनटू लाइमलाइट. इसी चीज को समझने के लिए दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हैज बीन गिवन. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल इन वेरी वेरी डिटेल. इसके अलावा देर इज वन मोर आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस जहां पर देर इज अ आर्टिकल ऑन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं. उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे एंड इट लीड्स टू सर्टन मोर क्वेश्चंस एज टू क्या जो सीडीएस की पोजीशन है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोजीशन है, इज इट क्लियर. क्या वो पूरी तरीके से क्लियर है, क्या वो पूरी तरीके से आउट ऑफ डिस्प्यूट है, क्या हम पूरी तरीके से सीडीएस को लॉफुल एक पोस्ट मान सकते हैं. इस चीज को हम इस आर्टिकल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे. Now, apart from these two articles, there are other articles also, but they are actually talking about the politics. And politics is not that much relevant from examination point of view. So automatically, obviously, आप इसको पढ़ सकते हैं for your own understanding, but these are not that much important from exams point of view. इसलिए मैंने इनको cover इसमें नहीं किया है. So let's start with the first article that we have to talk about. It actually asks the question: Can a governor sack any minister independently? नाउ सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले, देखिए जैसा हमने अभी बात किया, किसी भी स्टेट का जो हायरार्की होता है इट इज लाइक दिस. सबसे टॉप पे गवर्नर होते हैं, ठीक है, देन चीफ मिनिस्टर, देन देयर आर अदर मिनिस्टर्स. अगर हम ध्यान से देखें, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. गवर्नर को हम एक एजेंट ऑफ द सेंटर मान सकते हैं. मतलब कि किसी भी स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, उसको देखरेख करने के लिए. बट साथ ही साथ गवर्नर को किसी भी काम में रोक टोक करने की उतनी ज्यादा आजादी नहीं होती है. तो हम कह सकते हैं कि ऑल दो गवर्नर इज द टॉप ऑफ द हेड इन अ स्टेट, बट एक्चुअली अगर हम बाय पावर की सेंस में बात करें तो चीफ मिनिस्टर इज द वन जो सबसे टॉप पे होते हैं हायरार्की के अंदर. मतलब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के अंदर मेन डिफरेंस ये है दैट गवर्नर इज द डी ज्यूरे जो लीडर होते हैं. इसका मतलब होता है कि ही इज ऑब्वियसली द हेड बट इनके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है. और जो डी फैक्टो जो हेड होते हैं दैट इज द चीफ मिनिस्टर. नाउ केरला के जो गवर्नर है ही इज द वन, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान. ना उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है. ही हैज एक्चुअली इनडायरेक्टली थ्रेटेड वन ऑफ द मिनिस्टर्स और उनको स्टेटमेंट ये दिया है दैट गवर्नर कैन इंडिपेंडेंटली डिसमिस एनी मिनिस्टर्स. अगर वो मिनिस्टर किसी भी तरीके से गवर्नर के डिग्निटी के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं तो. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. देखिए हुआ ये है कि गवर्नर जो केरला के एक मिनिस्टर है, आई टॉक अबाउट हिम इन अ मोमेंट. केरला के एक मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. नाउ देयर इज अ एजुकेशन बिल दैट इज एक्चुअली ट्राइंग टू बी पास्ड इन केरला. बट जो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान सर, वो इस चीज को अभी फिलहाल के लिए एसेंट नहीं दे रहे हैं. मतलब ही इज नॉट पासिंग दिस पर्टिकुलर बिल. तो पास ना होने के कारण उन्होंने क्या किया, देखिए ना ही उसको रिजेक्ट किया है, उनको रिजेक्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट भी नहीं किया है, उसको क्या किया है उन्होंने अपने पास होल्ड कर लिया है. इट इज कॉल्ड एज विद होल्डिंग हिज एसेंट. मतलब उन्होंने आपके पास रख लिया है. सिंपल वर्ड्स में बोले इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है. देखिए इसी चीज को समझना है यहाँ पर कि गवर्नर ने जब ऐसा किया तो एक मिनिस्टर ने इसके सामने से बोला एंड ही सेड समथिंग दैट ऐसा गवर्नर को नहीं करना चाहिए. Obviously, this triggered the governor of Kerala, and he said that governor can independently dismiss any ministers. Now, ध्यान से समझते हैं. See, this is very very important from examination point of view as to can a governor dismiss any minister independently? क्या चीफ मिनिस्टर या फिर बाकी किसी के सलाह के बिना गवर्नर किसी भी दूसरे मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं? नो, ही कैन नॉट. देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. उनका स्टेटमेंट ये था कि कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्टर अगर कुछ भी ऐसा बोलता है जिसके कारण गवर्नर की ऑफिस की डिग्निटी डाउन होती है, मतलब किसी मिनिस्टर ने कुछ ऐसा बोला जिसके कारण गवर्नर की डिग्निटी डाउन हुई, तो उसके अगेंस्ट में गवर्नर अपना प्लेजर विड्रॉल कर सकते हैं. नाउ प्लेजर विड्रॉल करने का मतलब क्या है, आपने डेफिनेटली सुना होगा दैट ऑल द मिनिस्टर्स आर एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. उनका टेन्योर अगर आप देखेंगे तो यू विल सी इट इज एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर.
तो मतलब जब तक गवर्नर चाहे तब तक मिनिस्टर्स रह सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि गवर्नर जब चाहे तब वो मिनिस्टर को हटा सकते हैं? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ भी चीज मेंशन नहीं किया गया है। ठीक, इसके अंदर कुछ भी ऐसा चीज मेंशन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। देन लेट्स अंडरस्टैंड एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज इन दिस रिगार्ड। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आर्टिकल 164 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बोलता है दैट द चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। राइट, दिस इज क्लियर दैट जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर के अलावा जो बाकी मिनिस्टर्स होंगे उनको भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मतलब कि जिस चीफ मिनिस्टर को अभी अभी गवर्नर ने खुद अपॉइंट किया है उनकी ही एडवाइस पर बाकी मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आर्टिकल 164 के अंदर लिखी गई है दैट इज कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे किसी स्टेट के, दे शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इस चीज को ध्यान से समझना है कि गवर्नर जब तक चाहे, मतलब गवर्नर का जब तक प्लेजर होगा तब तक वो मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली देयर हैव बीन सम इंस्टांसेस, कुछ ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं जहां पर गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर्स को भी और बाकी मिनिस्टर्स को भी डिसमिस कर दिया है, मतलब उनको उनके पोजीशन से रिमूव कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि गवर्नर ने कुछ केसेस में चीफ मिनिस्टर को एंड मिनिस्टर्स को उनके पोजीशन से रिमूव कर दिया है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि उस पर्टिकुलर केसेस में लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी इन मिनिस्टर्स के साथ नहीं थी। सिंपल वर्ड्स में उनके पास कॉन्फिडेंस वोट नहीं था, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था। उसके कारण गवर्नर को यह पावर मिला कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी और बाकी मिनिस्टर्स को भी वो उन्होंने अपने पोजीशन से रिमूव किया। ठीक है, बट द पॉइंट इज क्या गवर्नर अपने आप ही ऐसा कर सकते हैं? क्या किसी और की परमिशन लिए बिना, किसी और से सजेशन लिए बिना क्या गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को या फिर चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं? द पॉइंट इज, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज कि कोई भी पर्टिकुलर पार्टी, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर क्या वो मेजॉरिटी में है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नर डिसाइड नहीं करता है। इट इज डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेचर। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो डिसाइड करेगी, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, वहां पर उनको अपना वोट पास कराना होता है, उनको कॉन्फिडेंस वोट पास कराना होता है। अगर उनका कॉन्फिडेंस वोट पास हो गया तो दे विल नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम देयर पावर। अगर उनका कॉन्फिडेंस वोट पास नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उस पर्टिकुलर केसेस में जो गवर्नर होंगे वो चीफ मिनिस्टर को भी और किसी भी मिनिस्टर को उनके पोजीशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 164 के अंदर एक जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था जिसके बारे में हमने अभी बात की, दैट ऑल द मिनिस्टर्स विल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। राइट, गवर्नर के प्लेजर तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। इस चीज का मतलब क्या है? देखिए समझने वाली बात यह है कि ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नर जब तक चाहेंगे तब तक कोई मिनिस्टर्स रह सकते हैं, बट समझने वाली बात यह है कि गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को इंडिपेंडेंटली डिसमिस नहीं कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, यस, बट इंडिपेंडेंटली डिसमिस नहीं कर सकते हैं। मतलब कि उनको डिसमिस करने से पहले चीफ मिनिस्टर्स की या फिर जो बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी परमिशन या फिर उनका सजेशन लेना होगा, उसके बाद ही वो किसी भी मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। नाउ अगर हम प्लेजर डॉक्ट्रिन की बात करें, ये जो प्लेजर डॉक्ट्रिन जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में है, वो रियलिटी में नहीं है। गवर्नर, ऑल्दो गवर्नर के पास प्लेजर का डॉक्ट्रिन है, बट स्टिल इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को गवर्नर सिर्फ चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही यूज कर सकते हैं, किसी और तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम ध्यान से सोचें तो एक्चुअली ये जो प्लेजर का जो डॉक्ट्रिन है ये एक्चुअली गवर्नर की पावर नहीं है, ये एक्चुअली चीफ मिनिस्टर की पावर है। क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? देखिए स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोई भी मिनिस्टर जो है ही विल होल्ड इन ऑफिस, किसी भी ऑफिस में रहेंगे टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। राइट, लेकिन द पॉइंट इज गवर्नर अपने आप तो उसको निकाल नहीं सकते, गवर्नर हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर या फिर टेक सजेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर। तो अगर गवर्नर सजेशन ले रहे हैं चीफ मिनिस्टर से तो एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर पावर है दैट इज नॉट ऑफ द गवर्नर, बट ये पावर एक्चुअली चीफ मिनिस्टर की है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? नाउ जैसा मैंने आपको बताया था, आई विल टेल यू द कॉन्टेक्स्ट। देखिए कॉन्टेक्स्ट है कि केरला के अंदर देयर इज अ बिल दैट इज एक्चुअली इन द असेंबली, केरला यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022। नाउ इस बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ने पास करके गवर्नर के पास भेजा हुआ है, मोहम्मद आरिफ खान सर के पास भेजा हुआ है। बट जो गवर्नर है उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को अभी तक पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं दी है और इसको उन्होंने विडहोल्ड कर लिया है, मतलब अपने पास उन्होंने उस पर्टिकुलर बिल को रखा हुआ है। नाउ तो होता क्या है, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है आर बिंदु, वो एक रिमार्क देते हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं दैट गवर्नर को या तो इस बिल को एक्सेप्ट करो या फिर रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दो, अपने पास क्यों रखा हुआ है? राइट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर। नाउ दिस एक्चुअली ट्रिगर द गवर्नर, और गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दिया दैट ही विल इंडिपेंडेंटली डिसमिस एनी मिनिस्टर। ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी चीज के कारण ये सारा का सारा जो टशल है दैट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड।
ठीक है। तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल ये बोलता है कि ऑब्वियसली गवर्नर हैज अ लॉट ऑफ पावर्स, बट गवर्नर शुड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ पावर किसी भी टाइप के बिल को रोकने के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए उस पावर को यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि केरला का जो यूनिवर्सिटी बिल है, नाउ केरला का यूनिवर्सिटी बिल गवर्नर के पास गया हुआ है ऑब्वियसली बिकॉज गवर्नर इज एट द हेड ऑफ दैट स्टेट, बट क्या उसके अलावा कोई और भी रीजन है? देखिए समझिए, केरला का जो यूनिवर्सिटी बिल है इट एक्चुअली डील्स विद ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ केरला, स्पेशली ऑल दोज यूनिवर्सिटीज विच आर स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनके साथ डील करता है। और अगर आप ध्यान से सोचें तो जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं उन सबके जो चांसलर होते हैं दैट इज द गवर्नर हिमसेल्फ, मतलब गवर्नर ही चांसलर होते हैं स्टेट के सारी यूनिवर्सिटीज के, मतलब नॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बट ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी होती हैं उन सबके चांसलर गवर्नर खुद होते हैं ना। गवर्नर को जो यूनिवर्सिटीज का इतना सारा चार्ज होता है ऑब्वियसली उसके कारण फ्रिक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज गवर्नर के जो अपने कुछ व्यूज होते हैं दैट माइट बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू कोई और जो एजुकेशनल जो पायनियर्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनके व्यूज कुछ और हो सकते हैं, उसके कारण काफी ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पर होता है। नाउ जो चांसलर का जो ये ऑफिस है, मतलब जो गवर्नर को चांसलर बनाया गया है, ये बाय लॉ बनाया गया है। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, तो इनको बाय लॉ बनाया गया है। बट ध्यान से सोचिए तो ये लॉ किसने बनाया है? दिस लॉ हैज बीन मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। तो ध्यान से सोचिए, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी लॉ को बना सकती है तो क्या उस लॉ को हटा नहीं सकती? इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेचर इज इक्वली कॉम्पिटेंट कि गवर्नर के चांसलर के पावर को पूरी तरीके से कर्टेल भी किया जा सकता है। नाउ who is this particular legislature? Legislature is actually the council of ministers, right? और ये वही मिनिस्टर हैं जिस मिनिस्टर को गवर्नर ने अभी अभी स्टेटमेंट दिया है दैट आई विल इंडिपेंडेंटली सैक यू, मतलब मैं आपको आपकी पोस्ट से इंडिपेंडेंटली हटा दूंगा। मतलब कि जिस गवर्नर को जिस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्चुअली ये पावर दी है, वही असेंबली, उसी असेंबली को गवर्नर ही ये बोल रहे हैं कि मैं आपको हटा दूंगा। मतलब दिस इज काइंड ऑफ गोइंग अगेंस्ट ईच अदर। इसके कारण ये सारा का सारा फ्रिक्शन जो है इट हैज इंक्रीज्ड। Now, you must have heard of पुंछी कमीशन, राइट? पुंछी कमीशन को गवर्नर का जो रोल है उसको प्रॉपरली चेक करने के लिए बनाया गया था। पुंछी कमीशन का वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इज कि गवर्नर को चांसलर्स का रोल नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसके कारण उनका जो वर्कलोड है वो और ज्यादा बर्डन मतलब उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा कम्बरसम हो जाता है, राइट? इट एक्चुअली इंक्रीजेस द बर्डन ओवर गवर्नर, तो इसके कारण उनको ये रोल नहीं देना चाहिए। तो व्हाट इज द एंडिंग ऑफ दिस थिंग? देखिए, गवर्नर ऑब्वियसली उनके पास काफी सारी पावर्स हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर उनके पास पावर नहीं है, बट स्टिल गवर्नर उन चीजों पर अपने खुद के रूल्स खुद ही एग्जिस्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब खुद ही अपने न्यू रूल्स बना रहे हैं। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ऑब्वियसली कुछ पावर्स दी हुई हैं जहां पर वो अपनी अलग अलग पावर्स को यूज करके किसी बिल को सही तरीके से यूज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज किसी भी तरीके से वो बिल को वायलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब बिल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। समझने वाली बात यह है, गवर्नर का पोस्ट इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कुछ भी गलत ना करें, इस चीज को प्रॉपरली चेक करने के लिए गवर्नर को बनाया गया था। बट इसमें किसी भी तरीके से गवर्नर को अपनी खुद की पावर को एक्सेजरेट करके बताने की या फिर गलत तरीकों से किसी पावर को इन्फ्लुएंस करने की, दैट इज देयर इज नो नेसेसरी एट ऑल। This was the first article. I hope you understood this thing very clearly as to governor की exact powers क्या है with respect to chief ministers plus with respect to other ministers. उसके according ये particular article था। I hope आपको ये चीज properly समझ आ गई। Now let's move on to the next article. यहाँ हम बात करने वाले हैं the new chief of defense staff एंड किस तरीके से उनको सर्कम नेविगेट करके बनाया गया, सर्कमवेंट करके बनाया गया है एज टू जो एग्जिस्टिंग जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ना बना करके किसी रिटायर्ड पर्सन को, मतलब देयर इज अ रिटायर्ड पर्सन कॉल्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर, जो पहले एक्चुअली ईस्टर्न आर्मी के कमांडर थे, मतलब मेन कमांडर थे, उनको यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। उसी कारण काफी सारे एक्चुअली एम्बिग्युइटीज हैं, काफी सारी ऐसे चीजें हैं जो कि क्लियर नहीं है, उसी क्लैरिटी के लिए इस आर्टिकल को लिखा गया है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो इन वेरी डिटेल। नाउ अगर हम ध्यान से सोचें, अगर आपको आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन सब की अगर आपको हाईएस्ट रैंकिंग पता है, तो आर्मी की जो हाईएस्ट रैंकिंग होती है दैट इज जनरल। ठीक है, तो द पॉइंट इज इसी तरीके से नेवी और एयरफोर्स की जो हाईएस्ट रैंकिंग होती है उन सब के ऊपर एक पर्सन जो बैठा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब दीज आर ऑलरेडी द चीफ्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, उसके ऊपर एक जो बैठे हुए हैं दैट इज कॉल्ड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ना उन्हीं के पोजीशन को लेकर ये सारे का सारा जो प्रॉब्लम है वो आता है। ना व्हाट इज द रूल्स इज, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रिगार्डिंग रूल क्या बोलते हैं? देखिए, सेक्शन 191 ऑफ आर्मी एक्ट, जो आर्मी है उसको गवर्न करने के लिए आर्मी एक्ट है, उसके थ्रू सेक्शन 191 के अंदर ये बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है
कि किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस अगर आर्मी एक्ट के अंदर करना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आर्मी एक्ट के अंदर चेंजेस करने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। This power has not been given to state government. This power has not been given to president or something. Obviously president is the commander of the three forces, but still the changes in this particular act can be done only by the central government. Please remember this thing. ठीक है, किसी भी तरीके के किसी भी ऑफिसर को रिमूव, रिटायरमेंट, रिलीज, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, असेंबली, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट मार्शल, पनिशमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर कोई भी अगर रूल बनाना हो, दैट रूल विल एक्चुअली बी फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन शॉर्ट इट विल बी फॉर्म बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ इस सेक्शन के अंदर अभी तक कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं किए गए हैं, किसी भी तरीके के ऐसे अमेंडमेंट्स को नहीं लाया गया है जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई भी मेंशन हो। मतलब कि अभी तक टेक्निकली आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पोस्ट है आर्मी के अंदर, दैट इज द जनरल ऑफ आर्मी। मतलब जनरल इज द हाईएस्ट पोस्ट, उनके ऊपर अभी तक कोई पोस्ट नहीं है। बट स्टिल वी हैव वन पोस्ट दैट इज कॉल्ड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बट ये चीज अभी तक रूल्स के अंदर मेंशन नहीं है। सिमिलरली एयरफोर्स और नेवी के अंदर भी अगर आप देखेंगे उनके जो रिस्पेक्टिव एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, नेवी एक्ट है, उसके अंदर भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अभी तक कोई भी मेंशन नहीं है। राइट, एयरफोर्स के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट है वो होते हैं एयर चीफ मार्शल। ठीक है, और जो नेवी के अंदर होते हैं दे आर एडमिरल। नाउ सो आर्मी के अंदर जनरल, देन वी हैव एयर चीफ मार्शल एंड देन वी हैव एडमिरल। दीज आर द एक्चुअली थ्री पोस्ट जो कि हाईएस्ट पोस्ट है इन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कोई भी अभी तक मेंशन किसी भी एक्ट के अंदर नहीं किया गया है, ना ही आर्मी एक्ट के अंदर, ना ही नेवी एक्ट के अंदर और ना ही एयरफोर्स एक्ट के अंदर। द पॉइंट इज ये सब जो चेंजेस किए गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंदर, दे हैव बीन डन ओनली इन रेगुलेशंस। नाउ रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है? रूल्स। नाउ देयर आर टू थिंग्स, वन इज रूल, सेकंड इज लॉ। रूल जो होते हैं दे आर नॉन स्टैचुरी। नॉन स्टैचुरी का मतलब होता है जिसको किसी लॉ के थ्रू नहीं बनाया गया है, एंड ऑब्वियसली लॉ जो होते हैं वो स्टैचुरी होते हैं, मतलब उनको लॉ के थ्रू बनाया गया, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लूप होल। एक चीज तो आप समझ गए कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट है वो ना ही आर्मी एक्ट के अंदर प्रेजेंट है, वो ना ही नेवी एक्ट के अंदर प्रेजेंट है, ना ही एयरफोर्स एक्ट के अंदर प्रेजेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशंस के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं अलग अलग के। मतलब देखिए ये सब जो है एक्ट्स जो है वो लॉज बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या लॉज हैं जिसके थ्रू उनको गवर्न किया जाएगा। बट उन गवर्नेंस के अंदर कुछ कुछ जो रूल्स होते हैं उसके लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन्हीं रेगुलेशन के अंदर चेंज करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट है उसको लाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो भी रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस किए गए हैं उसके अंदर जो पेरेंट एक्ट है, दैट इज आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट, उनके अंदर किसी भी तरीके का अमेंडमेंट अभी तक नहीं किया गया है। इसीलिए जो इसकी एलिजिबिलिटी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन की, वो अभी तक 100% क्लियर नहीं है। नाउ सेक्शन 88 ऑफ आर्मी एक्ट, आर्मी एक्ट जो है उसका जो सेक्शन 88 है वो सुपीरियर मिलिट्री अथॉरिटी की बात करता है, और ये किसकी बात करता है? जनरल ऑफ द आर्मी की, मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट है जनरल है। द पॉइंट इज सेक्शन 88 यानी कि आर्मी एक्ट के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन बताया गया है दैट इज जनरल। नाउ सिमिलरली एयरफोर्स एक्ट के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन बताया गया दैट इज एयर चीफ मार्शल, और जो नेवी के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन बताया गया है दैट इज एडमिरल। द पॉइंट इज सीडीएस इसमें कहां पर है? सीडीएस इन तीनों में कहीं पर भी नहीं है। द पॉइंट इज इसके अलावा देखिए अभी थोड़ी देर में हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो पावर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, बट यहां पर देखिए अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सेक्रेटरी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, साथ ही साथ उसको सुपरिंटेंडेंस दिया गया है, मतलब ही हैज बीन गिवन ऑल द पावर्स ओवर द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन सब की पावर देने के बावजूद इनको अभी तक किसी भी पेरेंट एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब इनको अभी तक सुपीरियर मिलिट्री अथॉरिटी की तरह एक प्रॉपर डेजिग्नेशन नहीं मिली है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिस्पेक्टिव एक्ट्स में 28 दिसंबर 2019 को कुछ चेंजेस किए गए थे। इसको समझते हैं। देखिए रूल 14 के अंदर यह बोला जाता है कि किसी भी ऑफिसर के द्वारा किसी भी टाइप की मिसकंडक्ट किए जाने पर उनको सेंटर से, मतलब उसको सर्विस से टर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऑफिसर अगर कुछ गलत करता है तो उसको ऑफिस से टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक, रूल 15 ये बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑफिसर को मतलब टर्मिनेट कर सकते हैं अगर वो सर्विस के लिए अनफिट हो किसी भी तरीके से, भले ही फिजिकल डिसेबिलिटी के थ्रू ही हो, मतलब अगर वो किसी भी तरीके के इंजरी के कारण वो पूरी तरीके से केपेबल नहीं है, फिट नहीं है, तो उनको निकालने के लिए जो रूल है दैट इज रूल 15। सिमिलरली रूल 15A बोलते हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स पर किसी भी ऑफिसर को टर्मिनेट किया जा सकता है, उनको निकाला जा सकता है। समझने वाली बात यह है कि किसी भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर कहीं पर भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिमूव करने की बात नहीं की गई है। मतलब देयर इज नो प्रोविजन एज टू हाउ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विल बी रिमूव फ्रॉम द सर्विस। इसके लिए कोई भी यहां पर बात नहीं की गई है। इस चीज को समझिए। 6 जून 2022 नाउ इसी साल 6 जून को क्या होता है, देयर वाज अ सर्विस रूल। मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अपना अपना सर्विस रूल होता है। जैसा हमने बताया था कि रेगुलेशंस होते हैं कुछ,
आर्मी नेवी एयरफोर्स को चलाने के लिए, तो उनमें से एक सर्विस रूल है। उसी सर्विस रूल को अमेंड करके देयर वाज अ न्यू पोजीशन दैट वाज क्रिएटेड, और इसी सर्विस रूल के अंदर एक नया पोजीशन क्रिएट कर दिया गया, दैट वाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एंड इट वाज डन इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बताते टाइम क्या लिखा गया था, इट वाज रिटन दैट किसी भी ऑफिसर सर्विंग हो सकता है, मतलब जो अभी सर्व कर रहे हैं, या फिर जो रिटायर हो चुके हैं, उनमें से किसी भी ऑफिसर को, जो कि या तो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे या फिर जनरल के पोजीशन पे होंगे, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल जो है वो आर्मी के पोजीशंस होते हैं, बट इनकी इक्विवेलेंट पोजीशंस इन एयरफोर्स भी और नेवी भी, इनमें से किसी भी ऑफिसर को आप सीडीएस की तरह अपॉइंट कर सकते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, नेवी एक्ट और एयरफोर्स के नेवी रूल्स और एयरफोर्स के रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। प्लीज आई एम वंस अगेन ट्राइंग टू स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट, इनमें किसी भी टाइप के चेंजेस को नहीं किया गया, मतलब इनके चेंजेस नहीं हुए हैं, द चेंजेस हैव डन ओनली बीन डन ओनली इन द रूल्स। ठीक है, समझिए, एक 3 स्टार ऑफिसर जो कि लेफ्टिनेंट जनरल या फिर जनरल होते हैं, वो अगर रिटायर हो जाए एंड इफ ही कम्स बैक और उनको अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाता है तो उनको 4 स्टार मिलता है, बट इसके कारण ही विल नॉट बी द प्राइमस इंटर पेयर्स, मतलब ही विल नॉट बी द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। आर्मी का जो हेड है वो जनरल है, नेवी का हेड एडमिरल है, एयरफोर्स के हेड चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, इन सब के साथ एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोजीशन अगर आप ला देंगे, दीज 4 कैन नॉट बी इक्विवेलेंट। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ एक और कॉन्ट्रडिक्शन आता है दैट टॉक्स अबाउट द एक्टिव लिस्ट वर्सेस रिटायर्ड लिस्ट। देखिए, देयर इज अ पेंशन रेगुलेशन एक्ट फॉर द आर्मी जो कि 2021 के अंदर आया था। उसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप की लिस्ट है, वन इज कॉल्ड एज एक्टिव लिस्ट, सेकंड इज कॉल्ड एज रिटायर्ड लिस्ट। नाउ इसके अंदर सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 ये बोलता है कि एक्टिव लिस्ट के अंदर देखिए कौन सा पर्सन होगा, एक्टिव लिस्ट के अंदर वो पर्सन होगा, एनी ऑफिसर, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि आर्मी के अंदर है बिफोर हिज रिटायरमेंट, मतलब उनके रिटायरमेंट से पहले कोई भी पर्सन जो कि आर्मी के अंदर ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, ही विल कम अंडर एक्टिव लिस्ट। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको रिकॉल किया जाता है, रिकॉल मीन्स कि एक बार वो रिटायर हो चुके हैं, उनको वापस सर्व करने के लिए बुलाया गया है, या फिर किसी को री एम्प्लॉय किया जाता है किसी भी तरीके से, उनको एक्टिव लिस्ट के अंदर नहीं रखा जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। Any person who is recalled or re-employed, he will not be a part of active list। ठीक है, this is very very important। Similarly, section 4 के अंदर ही एक और स्टेटमेंट आता है कि रिटायर्ड लिस्ट के अंदर कौन होंगे, कोई भी ऐसा पर्सन जो एक बार रिटायर हो जाए, उसको हमेशा के लिए रिटायर्ड लिस्ट के अंदर ही रखा जाएगा, इवन इफ ही इज कॉल्ड, मतलब एक बार उनको रिटायर लिस्ट के अंदर डाल दिया तो उसके बाद उनका लिस्ट चेंज नहीं हो सकता। अगर उनको रिकॉल कर ले उसके बावजूद भी उनका रिकॉल चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन रिटायर लिस्ट में था उसको रिकॉल कर ले तो बाद में उसको एक्टिव लिस्ट के अंदर डाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अ पर्सन विल ऑलवेज स्टे इन द रिटायर्ड लिस्ट, अगर वो रिटायर्ड लिस्ट के अंदर है, और जब तक वो रिटायर नहीं हो रहे तब तक वो हमेशा एक्टिव लिस्ट के अंदर हो रहे हैं। लेकिन किसी भी तरीके से अगर उनको एक्टिव लिस्ट से बाहर कर लिया उसके बाद उनको एक्टिव लिस्ट के अंदर वापस नहीं ला सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। द पॉइंट इज, जो करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ही वाज ऑलरेडी रिटायर्ड, वो ऑलरेडी रिटायर्ड लिस्ट के अंदर जा चुके हैं, तो क्या अभी उनको वापस बुलाने के बाद क्या उनको एक्टिव लिस्ट के अंदर डाला जाएगा, और विल ही बी गिवन द पेंशन, और विल ही बी जस्ट गिवन द पेंशन? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ जैसा हमने बात की, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, तीनों में ही किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। इसके कारण एक कमांड क्राइसिस हो सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग ए नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन। नाउ क्या होता है, समझिए, किसी भी टाइप का वॉर टाइप सिचुएशन में, कोई भी अगर वॉर टाइम सिचुएशन आता है तो वहां पर जो कमांड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट शोज कि कौन एग्जैक्ट है, हु इज द पर्सन हु विल एक्चुअली टेक द डिसीजंस। क्या वो आर्मी के हेड होंगे, क्या वो नेवी के हेड होंगे, क्या वो एयरफोर्स के हेड होंगे, या फिर क्या वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, हु विल टेक द फाइनल डिसीजंस। ठीक है, 24 दिसंबर 2019 को एक और प्रेस रिलीज किया जाता है जिसके अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कुछ पावर्स को शो किया गया। देखिए पावर क्या थी। पहला बोला गया दैट ही विल बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पावर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला बोला गया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, उसका हेड कौन होगा, इट विल बी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सेकंड, जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंदर आर्मी की चीफ, नेवी के चीफ प्लस एयरफोर्स के चीफ होते हैं। इनके परमानेंट चेयरमैन कौन होंगे, दैट विल बी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये 2 पावर्स हो गई। इसके अलावा जो रक्षा मंत्री होते हैं, दैट इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर, मतलब किसी भी तरीके का एडवाइस अगर डिफेंस मिनिस्टर को लेना हो तो ही विल कंसल्ट हुम, सीडीएस, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट, अब देखिए जो तीनों चीफ्स हैं, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ एंड एयरफोर्स के चीफ, ऑब्वियसली दे विल कंटिन्यू टू एडवाइस द डिफेंस मिनिस्टर। वो ऑब्वियसली जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके एडवाइस लेते रहेंगे, उनको एडवाइस देते रहेंगे, बट स्टिल यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक एडिशनल रूल आ जाता है। नाउ साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को किसी भी तरीके का मिलिट्री कमांड नहीं दिया गया है,
मतलब कि जो आर्मी के चीफ है उनके काम में दखल नहीं कर सकते हैं सीडीएस। सिमिलरली एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ इनके कामों में नहीं आ सकते हैं सीडीएस। द पॉइंट इज व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ सीडीएस, ये चीज तो समझ ही नहीं हमें। देखिए यहां पर बोला गया है कि ही इज एडवाइजर, यहां पर बोला गया है कि पीछे हमने देखा था यहां पर कि जो इंटीग्रेटेड हमारे जो मिलिट्री अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उनके हेड सीडीएस है, बट स्टिल ही हैज नो पावर ओवर द मिलिट्री कमांड। तो व्हाट आर द एग्जैक्ट पावर्स दैट एक्चुअली सीडीएस कैन असर्टन, क्या पावर्स उनको एग्जैक्टली दी गई हैं? No. The biggest problem will arise जब there will be a difference of opinion किसी भी टाइप के क्राइसिस सिचुएशन में। जैसे सपोज की क्राइसिस सिचुएशन चल रही है एंड देयर इज अ डिफेंस मिनिस्टर जो कि बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से और एक तरफ तीनों चीफ से, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से। द पॉइंट इज किसकी बात डिफेंस मिनिस्टर मतलब सुनेंगे, क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की या फिर इन तीनों की? अगर किसी भी तरीके से कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया जहां पर सीडीएस कुछ और बोल रहे हैं और ये तीनों कुछ और बोल रहे हैं, तब किसकी बात सुनेंगे? देखिए सिंपल आंसर अगर हम देखें तो ऑब्वियसली जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे वो फाइनल कॉल लेंगे, जो भी उन्हें सही लगेगा वो करेंगे। बट द पॉइंट इज दिस विल क्रिएट एम्बिग्यूटी, दिस विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, इसके कारण काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। सॉल्यूशन इज कि जिस चीज को अभी हम सिर्फ रेगुलेशंस के अंदर लेके चल रहे हैं, मतलब सीडीएस का पोजीशन अभी सिर्फ रेगुलेशंस के अंदर बताया गया है, इनको कन्वर्ट करके मतलब किसी भी तरीके से पार्लियामेंट के पास जाकर के पार्लियामेंट के थ्रू इसको एक एक्ट के रूप में बदल दो। सीडीएस का पोजीशन जो है उसको एक एक्ट के थ्रू लेकर आओ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के थ्रू, और उनकी जो भी पावर्स हैं उसको प्रॉपर्ली स्पेल आउट कर दो, उनके एग्जैक्ट रूल्स क्या है, उनके एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और साथ ही साथ जो भी आर्मी सर्विस एक्ट है, एयरफोर्स सर्विस एक्ट और जो नेवी सर्विस एक्ट है उसके अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस कर दो। साथ ही साथ कुछ पावर्स जो जनरल की हो रही हैं, जो आर्मी के जनरल की हैं, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ की हैं, जो हमारे एडमिरल की हैं, नेवी के हाईएस्ट चीफ की, उनकी रिस्पेक्ट में व्हाट आर द पावर्स ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? क्या कुछ पावर्स यहाँ से यहाँ डिलीनेट की जा रही हैं या फिर सारी की सारी पावर्स इनके पास अभी भी रिस्टोर्ड है? एग्जैक्टली व्हाट आर द थिंग्स? इन सब चीजों को अभी भी हम पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसके थ्रू इसको एक स्टैच्यूटरी बैकिंग भी मिल जाएगी एंड ऑब्वियसली इट विल बिकम इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ऑथर सेज इट इज स्टिल नॉट टू लेट टू डू सो, मतलब अभी भी ऑब्वियसली 2 से 3 साल हो चुके हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोजीशन बने हुए, बट स्टिल द एम्बिग्यूटी कंटिन्यूज, अभी भी वो सारे का सारा कंफ्यूजन अभी भी कंटिन्यूड है। इस चीज को प्रॉपर्ली समझने के लिए पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट को लाना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर्ली हम डिलीनिएट कर सकें। आई होप आपको दोनों आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं। दिस वाज अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम आवर साइड एज टू व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूज़पेपर and what are the perspectives that we should understand. I hope आपको दोनों ही जो आर्टिकल्स हैं उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको समझने को मिले होंगे. So this was all from this particular video. Please do like, share and subscribe and thank you so much for listening.